नमस्कार बच्चों। आज माँ गायत्री अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो आगामी परीक्षा चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी या फिर एमपीएससी प्रीली में, तो वहां से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिसमें हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, तो ये यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या दिया है, कितनी अनुसूची, ऐसे क्वेश्चन आप परीक्षा में लगातार देखने को मिलेंगे। आपने चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको वीडियो एक है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं टॉपिक की। तो जब हमारा भारतीय संविधान बना, हम जानते हैं कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। पूरा जो संविधान था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर बना और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लेकिन फाइनली हमने जब लागू किया कब, 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया। कब किया लागू हमने संविधान लागू कब किया हमने, तुम्हें पता है 26 जनवरी 1950 को हमने अपना भारतीय संविधान को लागू किया। ठीक है, जब भारतीय संविधान में लागू कर लिया तो उस समय हमारे भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और भाग कितने हुआ करते थे, 22 भाग हुआ करते थे। और अनुसूचियां कितनी हुआ करती थी उस समय हमारे, जब 1950 में हमारे संविधान में अनुसूचियां भारतीय संविधान में उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में उस समय 1950 में थी। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान संविधान में अभी हमारे वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। तो अब हम एक एक करके 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां से परीक्षा में क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। तो बात करते हैं हम पहली अनुसूची, यानी पहली या प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची। तो इसमें क्या विवरण दिया है, पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी जो हमारा भारत देश है यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बना है। और ये अनुसूची 1 में हमारा ये विवरण दिया गया है। तो इस तरह से हमारे संविधान में वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान में अगर हम बात करें तो 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान संविधान के अंदर। और भारत में हमारे कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पता होना चाहिए, सभी के नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची। या द्वितीय अनुसूची। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में वर्णन किया गया है। ध्यान रखना है, पहली में दिया है भारत राज्यों का संघ होगा और दूसरी में दिया है जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं भारत के, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में वर्णन किया गया है। प्रमुख
पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया अनुसूची 2 में। अब इनमें कौन कौन से पदाधिकारी हो सकते हैं तो हमें पता होना चाहिए। हमारे उस कौन कौन से अधिकारी हैं, इसमें आपका भारत का राष्ट्रपति आ जाएगा। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति हो सकता है इसमें, और राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, यानी राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। इसके अलावा और कौन हो सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा भारत का महान्यायवादी, ये है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भारत का महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी हो सकता है। इसके अलावा आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश इसके अंतर्गत वेतन, भत्ते, पेंशन की बात की गई अनुसूची 2 में। इसके अलावा फिर बात करते हैं राज्य स्तर पर। अगर आते हैं तो राज्य में राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और कौन हो सकता है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अलावा विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके अलावा जहां पर विधान परिषद है, हमारे कुछ ही राज्य विधान परिषद है, अगर इस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति बोलते हैं, सभापति और उपसभापति, ठीक है। इस तरह से जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का विवरण दिया गया है, अनुसूची 2 में दिया गया है। पता होना चाहिए अनुसूची 2 में क्या दिया गया है, वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में कहा गया है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं आपकी अनुसूची 3, तीसरा नंबर अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 3 या तृतीय, ठीक है। इसमें अनुसूची 3 में क्या दिया गया है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। राज्य व्यवस्था के भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ, यानी शपथ का उल्लेख, यानी जो भी
सदस्य होंगे राज्यसभा का संबंध वो चुनकर जाएंगे या नियुक्त किया जाएगा, तो सबसे पहले पद ग्रहण करने से पहले उनको शपथ लेनी पड़ेगी। तो उस शपथ के बारे में किस किस को लेनी पड़ेगी, तो हमें पता होना चाहिए संघ के मंत्री, जो संघ के मंत्री होते हैं उनको भी शपथ लेनी पड़ती है जब वो नियुक्ति की जाती है उनकी। इसके अलावा संसद के सदस्य, अब संसद के सदस्य में कौन कौन आता है, उसमें लोकसभा के सदस्य भी आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी इसमें आते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं इसमें, न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यही पता होना चाहिए हमें। इसके अलावा और बात करें तो महान्यायवादी की शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा राज्यों में अगर बात करें तो राज्य के मंत्री जो शपथ लेते हैं उनका भी उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा के सदस्य, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में किया गया है। इसके अलावा विधानसभा में जो हमारे विधानसभा होती है वो जहाँ पर विधान परिषद है उसके सदस्यों को उसको भी यहाँ पर शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि जो पदाधिकारी होते हैं महत्वपूर्ण, उनको सबको अनुसूचित 3 के तहत शपथ लेनी पड़ेगी। चाहे संघ के मंत्री हो, प्रधानमंत्री का नाम भी आता है, ध्यान रखना वो मंत्री ही होता है, संघ के मंत्री हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, चाहे लोकसभा के सदस्य हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, सारे न्यायाधीश हो, भारत का महान्यायवादी हो। इसके अलावा सीएजी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसको भी शपथ अनुसूचित 3 के तहत दिलाई जाती है। इसके जो और इसके राज्य के स्तर पर अगर बात करें तो राज्य में राज्यपाल होता है जिसको उच्च न्यायालय का मुख्य शपथ दिलाता है। इसके अलावा राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, संघ के सारे मंत्री होते हैं। इसके अलावा विधानसभा के सारे सदस्य, इसके और जिस राज्य विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद के सदस्य सारे सभी को यहाँ पर अनुसूचित 3 के तहत शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अनुसूची 4, अनुसूची 4, ठीक है, अनुसूची 4। इसमें क्या कहा गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी यहां पर लिखेंगे हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी प्रत्येक राज्य जो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र प्रदेश हो उसमें कुछ निर्धारित सीटें की जाएंगी राज्यसभा के लिए। जैसे मध्य प्रदेश है, अपने मध्य प्रदेश से कितने राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, तो 11 मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा में क्या होता है कि उसमें राज्यसभा जो हमारा है भारत का स्थायी सदन है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। लोकसभा अस्थायी सदन है लेकिन राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है, जिसमें ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में एक 23 सदस्य चेंज हो जाते हैं। तो हर एक राज्य से सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। जैसे मध्य प्रदेश से 11 है तो इसी क्रम में जो लोग विधानसभा के सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा के बारे में कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा अनुसूची 5 अनुसूची
5। अनुसूची 5 में कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी एससी एसटी के बारे में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित यानी जो अनुसूची 5 है, जो हमारे ट्राइबल चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, उन क्षेत्रों में इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है, विवरण दिया गया है। क्योंकि जो हमारा संविधान है सभी भारत में कुछ जो विशिष्ट वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं या समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए वर्ग नहीं है, उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। तो उसमें ये अनुसूची 5 में भी उनके लिए अलग से आर्टिकल 244 में ये सब चीजें दी गई है, उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान किए गए कि एससी एसटी को, जैसे कि अपना मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन राज्यों में क्या कर दिया गया कि एससी एसटी के लिए जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो एक एससी एसटी के लिए एक मंत्री का होना अनिवार्य है, यानी इनके विशेष इनके उत्थान के लिए सब काम किए जाते हैं। ठीक है, तो अनुसूची 5 में ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अनुसूची 6, नंबर आता है अनुसूची 6। इसमें दिया गया है जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत यानी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्य आते हैं, उनमें से 4 प्रमुख राज्य जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं, उनके प्रशासन के लिए अलग से विवरण दिया गया है। यानी हमारा संविधान है वहां पर कुछ स्पष्टीकरण डाले गए हैं, यानी इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इन 4 राज्यों में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, इनमें अलग से प्रावधान किए गए हैं। मिजोरम के लिए के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, यानी जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, इनके उत्थान के लिए कुछ अलग से रूल्स बनाए गए हैं, यानी उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई कि उनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको बनाए रखा जा सके। तो इसका विवरण अलग से स्पष्टीकरण दिए गए हैं, अनुसूची 6 में दिए गए हैं। क्योंकि वहां पर अगर भारत के संविधान पता होना चाहिए कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, हर एक क्षेत्र में अलग कल्चर और अलग विशेषताएं हैं, इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय लोग निवास करते हैं, तो उनके लिए हमारे संविधान में अलग से प्रावधान कर दिए गए ताकि उनका शोषण ना हो सके। ठीक है, अनुसूची 6 में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है अनुसूची 7, अनुसूची 7वीं अनुसूची। तो अनुसूची 7 में क्या उल्लेख किया गया है? अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, यानी जो हमारा प्रशासन होगा, जो हमारा संविधान है, राज्य के लिए अलग काम दिया गया है, केंद्र के लिए अलग काम दिया गया है और उनका स्पष्ट विभाजन किया गया है कि किन क्षेत्रों में किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, सबके लिए अलग अलग हमारे संविधान में स्पष्टीकरण डाल दिया गया है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो इसमें 3 प्रकार का विभाजन किया गया है। पहला आता है संघ सूची, इसमें शुरुआत में इसमें 97 विषय हुआ करते थे काम करने के लिए, 97 विषय थे शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में 100 विषय हैं आपके वर्तमान में, यानी वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं आपके संघ सूची में। पहले 97 हुआ करते थे, वर्तमान में 100 विषय है, ध्यान रखना है।
इसके बाद आता है संघ सूची के बाद आता है आपका दूसरा राज्य सूची। राज्य सूची, तो राज्य सूची की बात करें तो पहले शुरुआत में आपके इसमें 66 विषय हुआ करते थे। 66 विषय, 66 विषय शुरुआत में, ठीक है, मूल संविधान की बात हो रही है। शुरुआत में 66 विषय थे। अगर वर्तमान की बात करें तो उसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं वर्तमान में। वर्तमान में ये कितने विषय हैं? 61 विषय वर्तमान में। शुरुआत में 66 थे, 5 कम करके 61 कर दिए गए। वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। इसमें राज्य के लिए काम दिए गए। इसके बाद तीसरा प्रकार हो आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में समवर्ती सूची वो है, समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं जिन पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, ये दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या एक शर्त डाली गई है कि अगर कोई कानून जिसपे कोई विषय है जिस पर राज्य ने कानून बनाया है और उसी विषय पर अगर केंद्र कानून बनाता है तो फिर इस कंडीशन में जो राज्य का कानून होगा उसको शून्य माना जाएगा, यानी वो केंद्र के कानून के सामने अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें पहले कितने विषय थे? 47 विषय थे, 47 शुरुआत में, और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय वर्तमान में, ठीक है। तो इस तरह से अनुसूचित 7 में केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघ सूची वो सूची जिसमें संघ के विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्य सूची वो सूची है जिसमें राज्य के विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है, और समवर्ती सूची वो है जिसमें कुछ ऐसे दोनों टाइप के विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन जब दोनों के कानून आपस में टकराएंगे तो केंद्रीय कानून को ही सर्वोपरि माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अनुसूची 8। अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्या उल्लेख किया गया है? भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय भाषाओं का उल्लेख, ठीक है, ध्यान रखना है। अनुसूची 8 में क्या दिया गया है? भाषाओं से संबंधित, बात ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार आता है भाषाओं संबंधित किस अनुसूची में दिया गया है, तो अनुसूची 8 में दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय भाषाओं संबंध ये आपकी अनुसूची 8 है। तो जब हमारा संविधान का मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है, 14 भाषाएं थी। मूल संविधान कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं। तो पहले 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? अगर हम उनका नाम लेना चाहें तो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? अगर हम साउथ से शुरू करें तो पहले केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, मलयालम, ठीक है। स्टेट वाइज चलते हैं, आप स्टेट के क्रम में याद करेंगे तो याद करने में आसानी होगी। केरल में मलयालम, इसके बाद कर्नाटक में कन्नड़, कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल, तमिल, ठीक है। तेलंगाना में तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, ठीक है। इसके बाद फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, बांग्ला, उड़ीसा में ओडिया, ठीक है, ओडिया। थोड़ा ऊपर चलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी, महाराष्ट्र में मराठी। गुजरात में कौन सी भाषा? गुजराती, गुजराती, ठीक है। इसके अलावा और चलते हैं ऊपर, गुजरात के अलावा फिर कौन सा स्टेट पड़ता है? अपने मध्य प्रदेश में आपकी हिंदी बोली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी। फिर उत्तर प्रदेश साइड चले जाओ तो इसमें थोड़ा बहुत प्रभाव आपको उर्दू का मिलेगा, तो ध्यान रखना है उर्दू, ठीक है। इसके अलावा फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उर्दू के अलावा आपका संस्कृत भाषा भी हमारी 14 भाषाओं में गिनी जाती है, ठीक है, संस्कृत। इसके अलावा आप और ऊपर जाओगे तो एक कश्मीरी भाषा, कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी। एक और आपका 7 सिस्टर असम में असमिया, असमिया। तो कितनी भाषाएं हो गई आपकी? गिनते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक भाषा और कहीं छूट रही है, हाँ पंजाबी। एक भाषा और है आपकी पंजाबी। कौन सी भाषा है? पंजाबी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो ये 14 भाषा आपके सामने है। अब इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हैं, इनमें से हम 14 तो पढ़ चुके हैं। अब 14 के बाद कुछ ऐड की गई है समय समय पर, उनको भी पढ़ना है हमें, परीक्षा पूछा जाता है। जैसे पहली अगर हम बात करें तो 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी एक भाषा जोड़ी गई? कौन सी? सिंधी भाषा। इसमें जोड़ी गई सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। तो अब हमारी भाषा होगी 15। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है? 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। इनमें एक आता है नाम आपका नेपाली, मणिपुरी और तीसरी आपकी कोंकणी। जरा नेपाली आपके नेपाल से लगे हुए क्षेत्र में बोली जाती है, मणिपुर में, और कोंकणी भाषा आपके गोवा में बोली जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा और फिर इसके अलावा एक और संशोधन होता है आपका 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी थी वो? एक थी बोडो, ये आपके असम में बोली जाती है। एक थी मैथिली जो आपकी बिहार में बोली जाती है। एक थी आपकी संथाली जो आपकी झारखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है। एक थी डोगरी जो कश्मीर साइड बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। ठीक है, 22 की 22 भाषाएं आपके सामने है। इसके बाद आता है नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची 9। इसमें क्या दिया गया है? इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। इसमें हम पढ़ सकते हैं भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान, यानी जो अनुसूची 9 है, इसमें मूल संविधान in 8 अनुसूचियां थी। ये 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ा गया इसको? पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी। ठीक है, तो जो 9वीं अनुसूची है पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए हैं। और इसमें एक और विशेषता है इसकी कि इस जो 9वीं अनुसूची है, इसके कोई भी विषय को आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा इसमें मौलिक अधिकारों को भी, अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई मामला है तब भी आप जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसमें ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची में ये सब बातें कही गई हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची इसमें दल बदल कानून के बारे में कहा गया है। दल बदल कानून, इसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी।
यानी जो 10वीं अनुसूची है इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें दल बदल से संबंधित कानून है। यानी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, दल बदल होता है। तो संविधान के द्वारा और न्यायालय के द्वारा इसमें भी कानून बनाया गया ताकि इसमें रोक लगाई जा सके, क्योंकि आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुछ लालच के लिए तुरंत दल बदल देता है। उस पर कंट्रोल करने के लिए ये दल बदल कानून को लेकर आया गया था। तो इसमें इसके संबंध कानून बनाया गया 10वीं अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। इसके बाद आती है आपकी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? इसमें पंचायतों को शक्तियां दी गई हैं। पंचायतों को शक्तियां, यानी जो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। जिससे क्या होगा, पंचायतों के पास थोड़ा पावर आ गया। गांव में आपने देखा होगा सरपंच होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जनपद सदस्य होते हैं, इन सब का प्रावधान कर दिया गया है हमारे 73वें संविधान संशोधन में। और त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी 3 स्तरों वाली व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है, जिसमें आपने सुना होगा गांव के लेवल पर सरपंच होता है, उससे थोड़ा ऊपर मध्य लेवल पर आपका जनपद सदस्य बनता है और जिला लेवल पर जिला पंचायत सदस्य बनता है। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई और इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय रखे गए? पंचायतों को कार्य के लिए, यानी जो पंचायतें हैं उनके लिए कार्य के लिए 29 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए? 29 विषय। यानी पंचायतें जो काम करती हैं उनको 29 विषय पर काम कर सकती हैं। कब जोड़ा गया? 1973वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अंतिम जो अनुसूची हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची इसमें क्या कहा गया है? इसमें नगर पालिकाओं को शक्ति दी गई है। यानी जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिकाओं के लिए पावर दिया गया है और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1992 में ही जोड़ा गया है। जैसे पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए गए, उसी प्रकार नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि इससे पहले हमारी पंचायतें तो होती थी लेकिन उनको संवैधानिक अधिकार नहीं था। उनको काम करने के लिए पर्टिकुलर कोई काम मिलता ही नहीं था, पैसे नहीं मिलते थे, फंड नहीं होता था। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायतों को अधिकार दिए गए, नगर पालिकाओं को अधिकार दिए गए, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सके। तो इसमें नगर पालिकाओं को शक्ति दी गई और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें नगर पालिकाओं कार्य के लिए कितने विषय रखे गए? कार्य के लिए इसमें 18 विषय रखे गए। कितने विषय हैं इनके लिए? 18। पंचायतों के लिए 29 विषय है और नगर पालिकाओं के लिए काम के लिए 18 विषय रखे गए हैं। इस तरह से हमने संविधान की महत्वपूर्ण 12 अनुसूचियां पढ़ी, जहां से परीक्षा में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेतन भत्ते के बारे में किसमें कहा गया है, या शपथ के बारे में किसमें कहा गया है, राज्यसभा के बारे में किसमें कहा गया है। तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम रिवीजन करें तो पहली अनुसूची में पढ़ा कि भारत और राज्यों के संघ के बारे में पढ़ा हमने। इसके अलावा दूसरी अनुसूची हमने क्या पढ़ा? जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके हमने वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में पढ़ा दूसरी अनुसूची में। इसके बाद हमने तीसरी अनुसूची पढ़ा। तीसरी अनुसूची में हमने क्या पढ़ा? जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में पढ़ा गया है, कोई भी व्यक्ति पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा। इसके अलावा अनुसूची 4 में हमने क्या पढ़ा कि राज्यसभा की सीटों के लिए आवंटन, यानी प्रत्येक राज्य से कुछ सीटें निर्धारित की गई हैं, उनके आवंटन के बारे में किसमें कहा गया है? अनुसूची 4 में कहा गया है। इसके अलावा हमने अनुसूची 5 पढ़ा
तो अनुसूची 5 में क्या कहा गया है? अनुसूची 5 में कहा गया है अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान प्रशासन के द्वारा किए गए थे, अनुसूची 5 में कहा गया है। इसके बाद अनुसूची 6 में क्या कहा गया है? जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके वहां पर जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था की गई, वो अनुसूची 6 में उल्लेख किया गया है। इसके बाद आता है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या कहा गया है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। सबके लिए अलग अलग विषय रख दिए गए। संघ सूची के लिए आपको 100 विषय देखने को मिलेंगे, राज्य सूची के लिए आपको 61 विषय मिलेंगे, समवर्ती सूची के लिए 52 विषय। इस प्रकार सबको मतलब एक तरफ विभाजित कर दिया गया है, तो ये अनुसूची 7 में मिलेगा। इसके बाद आता है अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे कि हमारे मूल संविधान में 14 भाषा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान संविधान में हमारे में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके अलावा अनुसूची 9 में क्या कहा गया? अनुसूची 9 में कहा गया भूमि अधिग्रहण या भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए हैं, जिनको सर्वोच्च न्यायालय में जाकर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 9वीं अनुसूची में कहा गया है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया? दल बदल कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची में कहा गया है, यानी दल बदल कानून से संबंधित जो नियम कानून बनाए गए हैं किसमें उल्लेख किया गया है? 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया? 52 के संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायतों को शक्तियां दी गई, इसके साथ ही पंचायतों को पावर दिया गया और पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय? 29 विषय रखे गए। इसके बाद अंतिम अनुसूची पढ़ी हमने जो 12वीं अनुसूची, इसमें 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भी जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका को शक्ति दी गई है। नगर पालिका को शक्ति देने के साथ साथ उनको कार्य करने के लिए कितने 18 विषय रखे गए हैं। इस तरह से हमने 12 अनुसूचियां पढ़ी। तो आपको जरूर आपको परीक्षा में बिल्कुल हेल्पफुल होगा, और आप लोग इसको वीडियो को देखें और जो कमियां है आपको कमेंट में बताएं अगर कोई, और इस वीडियो को शेयर भी करें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, और जिसने यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया वो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।